ठीक है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट। माय नेम इज अनुरोध अंकित एंड आई एम द फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर द लास्ट 7 years। और मैं इसी प्रोफेशन में पिछले 7 years से हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े होंगे, ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं? सारे ही न्यू हैं? मैक्सिमम सर न्यू ही है। मैक्सिमम न्यू है, ओके फाइन, चलिए ठीक है। ठीक है, मेरे बारे में और क्या जानना है? नाम बता दिया, इस प्रोफेशन में कब से हूँ वो ये बता दिया, बहुत सारे एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और मेरे बारे में क्या जानना है? अब जानते हैं पेपर के बारे में और जानते हैं आप लोगों के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड आई होप कि आप लोग नेक्स्ट 30-35 मिनट्स बहुत ध्यान से सेशन को लेंगे, ताकि ये 30-35 मिनट्स आपका एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर माइंडसेट आगे के एग्जाम के लिए क्लियर हो जाए कि हमें उस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, हमें इस एग्जाम में कैसे रैंक लाना है। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता हूँ कि आप उस एग्जाम के सिलेक्शन के लिए पढ़िए, मैं हमेशा उस स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप उस एग्जाम में रैंक लाने के पढ़िए। और रैंक का मतलब होता है रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 10। और मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, तब जब आपका सुपरवाइजर का पेपर अनाउंस हुआ तो आपने सोचा कि चलो हमें इसका प्रिपेयर करना है। जब एनटी का अनाउंस हुआ तो आपने सोचा हमें इसका करना है। फॉरेस्टर का हुआ तो आपने सोचा कि हम इसका करना है। अब जैसे लेट सपोज कि किसी में 200 वैकेंसी है, लेट सपोज किसी में 350 वैकेंसी है, किसी में 400 वैकेंसी है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब 200 वैकेंसी के लिए अनाउंस हुआ तो आपने क्या सोचा कि नहीं नहीं मुझे तो तैयारी तो करना ही है, चाहे मेरा लास्ट रैंक ही क्यों ना आ जाए। यही सोच के मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोच के प्रिपेयर करता है कि मुझे सिर्फ सिलेक्शन मिल जाए। क्या इस 200 की जगह पे अगर मैं 150 सीट ही कर दूं तो क्या आप प्रिपरेशन बंद कर देंगे? नहीं ना करेंगे बंद, यू विल स्टिल कंटिन्यू विथ योर प्रिपरेशन। अगर इस 150 की जगह पे मैं सिर्फ 100 सीट कर दूं फिर भी आप प्रिपेयर करेंगे। अगर इस 100 की जगह पे मैं 50 सीट कर दूं फिर भी आप प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि आज का जो इंडिया का सिनेरियो है, कोई भी पेपर, कोई भी वैकेंसी रिलीज होता है, हर बच्चे उस पेपर में बैठना चाहते हैं। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस लेवल पे है कि आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयड हो जाए। आपको इस चीज से मैटर ही नहीं करता है कि कितना बाद में बातचीत के लिए लोग कहता है कि अरे 400 वैकेंसी है, इजीली हो जाएगा, 600 वैकेंसी इजीली हो जाएगा। लेकिन क्या 100 ही वैकेंसी होगा तो आप एग्जाम देना बंद कर देंगे? अगर हर बच्चे यही सोच ले कि 100 वैकेंसी में एग्जाम देना बंद कर देंगे तो 100 स्टूडेंट भी एग्जामिनर को नहीं मिलेगा। तो 100 वैकेंसी के टाइम पे भी आप फाइट क्यों करते हैं कि आपका लास्ट रैंक भी आ जाए 99? अगर हम इसी को बढ़ा के 1000 वैकेंसी कर दे तो कितने बच्चे इस चीज को सोच के प्रिपेयर करते हैं कि हमें टॉप 100 में रैंक लाना है? कितने बच्चे सोच के प्रिपेयर करते हैं? नहीं, सिर्फ आप सोचते हैं सिलेक्शन के लिए। और जब आप सोचते हैं ना कि हमें सिलेक्शन के लिए प्रिपेयर करना है तो क्या होता है कि कभी आप कट ऑफ से 5 नंबर दूर, कभी कट ऑफ से 7 नंबर दूर, कभी कट ऑफ से 10 नंबर दूर, कभी कट ऑफ से 1 नंबर दूर, यहाँ पे आप जाके अटक जाते हैं। क्योंकि हमारा पहले दिन का जो अप्रोच होता है ना, वही सबसे गलत अप्रोच होता है। हमारे फर्स्ट डे का जो अप्रोच होता है ना, वही गलत होता है। बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने आते हैं ना, दिल्ली में जब बैचें चलती हैं, 200-300 बच्चे एक बैच में भरे होते हैं, तो हमें पता होता है कि कितने बच्चे इस थॉट से आए हैं कि सर मुझे रैंक लाना है, और कितने बच्चे इस थॉट से आए होते हैं अरे सर पेपर है, चलो एक बार बैठ के देख लेंगे क्या होगा पेपर में, अरे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है। इस अप्रोच से आपका पेपर कभी नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस अप्रोच से आप फोकस करना शुरू करेंगे कि हमें रैंक लाना है, तो डेफिनेटली यू विल गेट योर सिलेक्शन। आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसके पीछे वन ऑफ द मेन रीजन यही है कि आप कभी भी इस थॉट प्रोसेस से एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। फर्स्ट डे ही आपका जो थॉट रहता है ना, वो गलत रहता है। तो सबसे पहले हमें एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले उसका अपने थॉट को चेंज करना है कि हमें रैंक के लिए प्रिपेयर करना है। हम रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 लेके आए ना, ताकि मेरा भी पेपर में फोटो आए, हमारा भी इंटरव्यू हो, हमसे भी मीडिया आके पूछे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था।
इस थॉट से पेपर को प्रिपेयर करिए ना, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, जो हम सारे स्टूडेंट्स के बीच में जो कॉमन होता है, आप बच्चों जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि आप लोग आज तो एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए और कल से आपके दिमाग में ये चलने लगता है रिजल्ट। क्या चलता है? रिजल्ट। क्या चलता है? कट ऑफ। सर 10 दिन प्रिपेयर करने के बाद सर नहीं होगा तो क्या होगा? सर लगता है नहीं होगा, इतना टफ है, नहीं हो पा रहा है। जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, देखिए नेगेटिव चीज हमेशा आपको लाइफ में पीछे खींचते हुए लेके जाएगा। आप कितना भी आगे कोशिश करिएगा ना बढ़ने के लिए, नेगेटिविटी सबसे पहले आप पे हावी होता है। आप हर दिन हर टाइम पे अपने जो डे टू डे लाइफ है ना उससे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज सुबह से कितने स्टूडेंट्स ने बुक रीडिंग किया है? मुझे बताइए, कितने स्टूडेंट ने आज सुबह से बुक रीडिंग किया है? आप में से किसी ने किया है सुबह से बुक रीडिंग? 10 पेज भी पढ़ा हो, 20 पेज भी पढ़ा हो, 50 पेज भी पढ़ा हो, किसी ने किया है? नहीं किया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप अगर बुक रीडिंग करने का हैबिट नहीं डाल रहे हैं ना, तो आप बुक नहीं रीड करने का हैबिट डेवलप करते जा रहे हैं। किस चीज़ का हैबिट डेवलप कर रहे हैं? नॉट रीडिंग, नहीं पढ़ने का आप हैबिट डेवलप कर रहे हैं। और इस हैबिट्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तो हम नेगेटिव्स में जा रहे होते हैं। हमें पॉजिटिव में जाने के लिए बहुत फोर्स लगता है। 2 चीज़ लाइफ में आपको प्रिपेयर करना है। आज का क्लास आप सोच रहे होंगे सर मैथ्स पढ़ाना है, सिलेबस डिस्कस करना है, सर क्या बताने बैठ गए। 15-20 मिनट का जो टाइम होता है ना, स्टार्टिंग का जो फेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा कि आप क्यों प्रिपेयर करने आए हैं और आपको प्रिपरेशन करना कैसे है। क्या गलती जो आमतौर पे हर स्टूडेंट करता है, और क्या ऐसा होता है एक ही स्टूडेंट का सिलेक्शन 5 जगह पे होता है, और कभी-कभी किसी स्टूडेंट का 5 जगह पे भी 5 जगह में से 1 जगह पे भी सिलेक्शन नहीं होता है। क्या डिफरेंस है? कि एक स्टूडेंट हर एग्ज़ाम निकालता है, वो चाहे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ हो, सिविल सर्विसेज़ हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, आप उस बच्चे को देखिएगा ना तो हर जगह वो पेपर निकाल के बैठा होता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं, 15 एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में नहीं निकल रहा है। तो क्या डिफरेंस है? क्या टीचर ने दोनों को अलग-अलग पढ़ाया है? इसी क्लास से वीएलडब्ल्यू में जब मैंने मैथ्स का क्लास लिया था, जब मैंने एफए के लिए इकोनॉमिक्स का क्लास लिया था, तो बहुत ऐसे बच्चे थे जो 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 इस तरीके का स्कोर लेके आए हैं। मैथ्स में वो लोग बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, और बहुत अच्छे बच्चे थे जो कुछ नहीं किए। बच्चे तो अच्छे ही थे, गलती क्या उन्होंने किया? उन्होंने उस स्ट्रैटेजी को कभी नहीं फोकस किया। उन्होंने फर्स्ट डे से जो अपना माइंडसेट रखे हुए थे ना, कि बस ढीला-सा माइंडसेट, कोई एटीट्यूड नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करने का जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एटीट्यूड नहीं था। तो दिक्कत वहीं पे आ जाती है, ठीक है? लाइफ में 2 चीज़ हर इंसान को गुज़रना पड़ता है, पेन से। 2 तरीके का पेन होता है। एक पेन होता है ना जिसको हम बोलते हैं अफ़सोस। रिपेंट समझते हैं ना? जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं ना तो बाद में आप अफ़सोस करते हैं, अरे यार काश पढ़ लिया होता। अरे यार काश वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर लिए होते। काश सर का बात मान लिए होते। तो एक अफ़सोस का पेन होता है। अफ़सोस का पेन जो होता है ना वो बाद में जाके बहुत तकलीफ़देह होता है। बाद में जाके बहुत पेनफुल होता है। बट स्टार्टिंग में वो बहुत आज मतलब बहुत ईज़ी लगता है। और दूसरा पेन जो होता है ना डिसिप्लिन का, वो स्टार्टिंग में बहुत टफ होता है, लेकिन यही बाद में जाके ना लाइफ़ का सारा मज़ा यही डिसिप्लिन का पेन आपको देगा। ठीक है? जब पॉकेट में पैसा रहेगा ना, जब हाथ में जॉब रहेगा ना, तो आप दुनिया के सामने किसी भी तरीके से बहुत ईज़िली खड़े हो सकते हैं, आँख में आँख मिला के खड़े हो सकते हैं। वरना आज से 5 साल बाद ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइवल। हो सकता है बहुत कोई बिज़नेस फैमिली से होंगे, बहुत कुछ, लेकिन जनरली जो लोग प्रिपरेशन करने आते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड बिज़नेस नहीं होता है। ठीक है? तो मेनली हम सब क्या होते हैं, मिडल क्लास फैमिली से होते हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। हमें डिसिप्लिन फ़ोकस करना होता है। अगर हम डिसिप्लिन्ड लाइफ़ देखेंगे, अब डिसिप्लिन कैसा है? जैसे मैंने आपको होमवर्क दे दिया, मैंने आज आपको 3 टॉपिक, 2 टॉपिक, 1 टॉपिक जितना भी पढ़ाया, उसमें मैंने आपको 10 से 15 क्वेश्चन दे दिया कि कल क्लास में इन सारे क्वेश्चन्स को मैं डिस्कस करूँगा। क्लास में से सिर्फ 2 ही स्टूडेंट डाउट पूछ रहे हैं। फर्स्ट डे क्या होता है ना, मेरे क्लास में फर्स्ट डे तो बहुत सारे बच्चे जॉइन करते हैं, 100 बच्चे जॉइन करते हैं। बट धीरे-धीरे क्या होता है कि ये गिरता चला जाता है, और ये कहाँ पे आके रुक जाता है 25 टू 30, और बस सिलेक्शन इसी 25 टू 30 स्टूडेंट्स के बीच में सिलेक्शन आता है। वो 75 स्टूडेंट्स
कहाँ गए उनका कोई अता पता नहीं होता है। क्यों चले गए? क्योंकि वही होता है, फर्स्ट डे तो बहुत जोश में आए, सेकेंड और थर्ड डे से फिर क्या होता है, सेकेंड और थर्ड डे से क्या होगा, जोश ठंडा होने लगता है, पता ही नहीं चलता है। अरे सर ने दे दिया, टफ हुआ, बना नहीं बना तो हम क्या किए, छोड़ दिए। सबसे इजी क्या होता है, सर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो हम छोड़ दिए, ठीक है छोड़ दीजिए, बट मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ऑलवेज अवेलेबल होगा, नॉट फॉर कॉलिंग। मैं अभी बता देता हूँ, आप चाहे 10 बार 20 बार 25 बार कॉल करिए, मैं एक बार भी कॉल रिसीव नहीं करूंगा। मैं व्हाट्सएप ऐसे अननोन नंबर कभी रिसीव ही नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है, मेरे पास एक ही नंबर है, वो हर फैकल्टी के पास भी है, हर स्टूडेंट के पास भी है, मेरे रिलेटिव्स के पास भी है, मेरे मदर फादर के पास भी है। जो भी मेरा नंबर सेव नहीं होता है मैं उसको पिक ही नहीं करता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप अवेलेबल रहता है, नियरली 24/7 अवेलेबल रहता है। आप सोच रहे होंगे 24/7, हाँ, हम लोगों के काम करने का तो तरीका भी ऐसे ही है। 5-6 घंटा सोना होता है, उसके बाद हर समय व्हाट्सएप हमारा अवेलेबल रहता है। व्हाट्सएप पे आप जितनी बार डाउट पूछेंगे, जो भी डाउट पूछेंगे, अगर मुझे लगा ये डाउट जेन्युइन है, आपने पढ़ा है और आपसे नहीं बन रहा है, तो मैं वापस कॉल बैक करके उस डाउट को क्लियर करता हूँ। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। कॉल बैक मैं करके डाउट्स को क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मोटो होता है कि जब स्टूडेंट मेरे पास आया है, मेरे पे भरोसा करके आया है, तो उसका सिलेक्शन कराना ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हर एक फैकल्टी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि स्टूडेंट आप पे भरोसा कर रहा है तो आप उसके हर डाउट को क्लियर करिए। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 15 क्वेश्चन दे दिया और क्लास में आपका अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो वो डाउट आपके साथ ही सॉरी वो डाउट आपके साथ ही रह गया, नहीं। आपको डाउट क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाएंगे कि आप कहीं किसी पेज पे बनाएंगे ना, आप वहां पे लिख दीजिए कि सर इसके बाद का जो स्टेप है ना, वो स्टेप मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, आई विल फिगर इट आउट कि उस स्टेप को हम कैसे क्लियर करें, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है कि आज जिस एनर्जी से आप लोग क्लास में बैठे हैं, यही एनर्जी आपका डेली दिखना चाहिए। एनर्जी में किसी तरीके की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, और स्ट्रेटजी डिस्कस करने के बाद इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैथ्स को भी समझेंगे, थोड़ा सा आगे के टॉपिक्स को भी समझेंगे कि हम लोग कैसे इन सब चीज को कवर करेंगे, और आपका जो भी डाउट्स होगा, जो भी क्वेरी होगा, वो सारा क्वेरी हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट किसी भी तरीके का? ठीक है, कुछ होगा तो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ओके फाइन। बहुत बच्चे कुछ अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सुपरवाइजर के लिए आए हैं, एनटी के लिए भी आए हैं, फॉरेस्टर के लिए भी आए हैं, ठीक है। आज का जो सेशन है वो किस चीज के लिए है, ठीक है। अभी जो आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है ना, वो सुपरवाइजर, इसके साथ एनटी और इसके साथ फॉरेस्टर, इस तीनों को कॉम्बाइन करके अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्बाइंड बैच ही आपको मिलेगा। अभी 28 को एफए का पेपर है। अभी क्या है रहा है ना कि सुपरवाइजर में जो मैथ्स कॉमन है, वही एनटी में भी कॉमन है और वही फॉरेस्टर में भी कॉमन है। जो कॉमन पार्ट है अभी हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, और जो कॉमन पार्ट क्या है वो आपका सबसे पहले आप देखेंगे हर जगह क्या आता है, बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी हर जगह आता है, ये सबसे कॉमन पार्ट है। इसके बाद जो फॉरेस्टर में है उसमें तो बहुत एडवांस मैथ्स भी है, उसमें अर्थमेटिक के अलावा उसमें एडवांस मैथ्स भी है। एडवांस मैथ्स समझते हैं आप लोग, जब ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन ये सब मिक्स हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एडवांस मैथ्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिलेबस पहले एक बार शो कर देता हूँ कि जैसे आपका जो सुपरवाइजर का सिलेबस है वो क्या है।
तो चलिए एक बार हम लोग सिलेबस को पहले देखें। इज द स्क्रीन विजुअल टू यू ऑल? ये दिख रहा है सबको? यस सर। देखिए ये आपका सुपरवाइजर का सिलेबस है, ठीक है। इसमें आपको कितना टाइम दिया जा रहा है? 120 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। और इसमें कितने मार्क्स का पेपर होगा? 120 मार्क्स का पेपर होगा। 120 मार्क्स के पेपर में 120 मिनट्स मतलब हर क्वेश्चन 1 मिनट का, ठीक है। अब इसको अगर टॉपिक वाइज इसको डिवाइड किया गया है तो जो आपका यूनिट 1 है वो है आपको जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ यूटी ऑफ जे&के। अब पता है इस चीज को आपको समझना होगा। जनरल अवेयरनेस है, इसके अंदर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके बाद आपका इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, then political and physical divisions of India, demography, census, its features and functions, then weather, climate, crops, means of transports of India, then environment, ecology, biodiversity and J&K का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हेरिटेज एंड कल्चर, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का है, ये सब कुछ, ठीक है। अब आपको लगेगा कि सर ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से क्या पूछेगा, इतना वास्ट हिस्ट्री है। तो मैं आपको वन बाय वन सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या चीज कवर किया जाएगा और कैसे कवर किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे 20 मार्क्स में ये सब कुछ हमसे पूछेंगे। इसमें इसका मतलब ये है कि 4 to 5 क्वेश्चंस जो होगा वो आपका करंट अफेयर्स का होगा। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स का होगा ही होगा। अब बचा हमारे पास कितना, तो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन बचा। अब J&K का चूंकि स्पेशल रेफरेंस है तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपके J&K के हो गए, बचा 10 क्वेश्चन। अब इस 10 क्वेश्चन में जैसे 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के हो गए, 2 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के हो गए। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हिस्ट्री पूछा ही नहीं जाएगा और 10 का 10 क्वेश्चन आपसे इकोनॉमिक्स का पूछ दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी पेपर बनता है तो ये बिल्कुल एक बैलेंस्ड पेपर बनता है। हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का हो और 3 हिस्ट्री का हो, ऐसा हो सकता है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है ये इस तरीके से आपको कवर करना है। अब कवर करने का क्या मतलब है कि सर हम हिस्ट्री जो पढ़ना शुरू किए वो हिस्ट्री का जो क्लास चलता है 200 क्लास में भी हिस्ट्री ओवर नहीं हो सकता है। 200 क्लास में भी हिस्ट्री ओवर नहीं हो सकता है। 300 क्लास भी लगा दिया जाए तो हिस्ट्री के लिए एनफ नहीं है, क्योंकि इन सब का सिलेबस क्या है, बहुत वाइड है, बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है। तो अब इन सारे वाइड सिलेबस को हम कवर कैसे करें, तो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे होते हैं ना उन्हें पता होता है कि एग्जाम का क्या डिमांड है, इस एग्जाम का क्या डिमांड है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको जिस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करे ना, आपको उस टॉपिक से ज्यादा एमसीक्यू बनाना है। जिस टॉपिक पे वो कम फोकस करे उस टॉपिक को थोड़ा सा आप नेग्लिजिबल मान के चल सकते हैं। वरना अगर आप आज के दिन ये सोचे कि सर हमें हिस्ट्री में पहले पूरा हिस्ट्री कवर करना है तो करते रहिए 2 महीने तक हिस्ट्री, उसके बाद सर पूरा पॉलिटी करना है तो 2 महीने तक पॉलिटी करते रहिए, फिर सर फिर इकोनॉमिक्स करना है 3 महीना इकोनॉमिक्स में लग जाएगा। तो सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 10 नंबर के लिए आपका क्या लगेगा, आपका 8 से 9 महीना खत्म हो गया। और ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता है, लेकिन जिनको एग्जाम क्लियर करना होता है वो 4 से 5 महीने में अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करके चले जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो आज क्या होगा कि आप देखेंगे इंडियन हिस्ट्री, आप जाके मार्केट से इंडियन हिस्ट्री का मस्त सा बुक ले लेंगे, बिपिन चंद्रा खरीद लिए और बिपिन चंद्रा पढ़े जा रहे हैं। बिपिन चंद्रा जो है वो सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए है, जिनको एग्जाम में 1700 2000 नंबर का पेपर होता है, उनको पूरा मेंस लिखना होता है। क्यों आपको पढ़ना है बिपिन चंद्रा, क्या जरूरी है, आपको उतना ही रिक्वायर्ड है ना जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है।
तो आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मैं आप लोग को ये क्लियर कर दूं कि इतना भी ज्यादा नहीं कर लेना है कि हम एग्जाम का डिमांड ही भूल जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यहाँ पे सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप जेकेएसएसबी सिलेक्शन बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस एग्जाम का जो डिमांड है हमें उतना ही कवर करना है, और ये कवर कौन करवाएगा, तो ये आपके फैकल्टी आपको कवर करवाएगी, ठीक है। ये क्लियर, यूनिट 1 कैसे करना है, क्लियर है, डाउट है किसी को? फटाफट बताते रहिए, क्लियर है तो यस, डाउट है तो फिर पूछ लीजिए डाउट। अब बात करते हैं, ये देखिए जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का है। इंग्लिश कुछ बच्चों का अच्छा होगा, कुछ बच्चों का अच्छा नहीं होगा। एक ही तरीके का, एक ही पैटर्न का इंग्लिश का क्वेश्चन हर साल आता है, बहुत ज़्यादा पैटर्न चेंज होता नहीं है क्योंकि जैसे हम मैथ्स में नए-नए क्वेश्चंस बना सकते हैं, इंग्लिश में कितना नया क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है, जितना टाइम रिक्वायर्ड है इंग्लिश के लिए उतना ही आपको करना है। अब आते हैं हम फिर से 10 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब नंबर सिस्टम अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर मैं 1 महीने तक भी नंबर सिस्टम पढ़ाऊँ ना, तो भी नंबर सिस्टम खत्म नहीं होगा। तो क्या सिर्फ 10 मार्क्स में, उसमें भी 6 टॉपिक डिवाइडेड है, नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, उसके लिए हम 1 से डेढ़ महीना खराब करें? नहीं। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। क्योंकि मैं खुद सीसेट का क्लास लेता हूँ, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सिविल सर्विसेज का जो सेकंड पेपर होता है उसका मैं क्लास खुद ही लेता हूँ सीसेट का। तो आई नो द डिमांड कि सिविल सर्विसेज में क्या पूछते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में क्या पूछते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे जितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब आप नंबर सिस्टम पे बहुत बड़ा बड़ा रिमाइंडर थ्योरम और इन सब चीज़ों को पढ़ के जा रहे हैं, और एग्जाम में एक छोटा सा नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछ दिया कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया 45 प्लस 54 प्लस 37 प्लस 73 प्लस 95 प्लस 59 प्लस 23 प्लस 32 प्लस 56 प्लस 65 71 प्लस 17 इज इक्वल टू व्हाट। अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करें तो कोई बात ही नहीं है, बट क्लास में क्या है ना कि हमेशा ऑनेस्टी दिखाइएगा। अगर अभी आप क्लास में चीट करके आंसर करिएगा ना, तो आप अपने आप को चीट कर रहे हैं लाइफ में। क्लास तो सिर्फ 5 से 6 महीने चलेगा, मेरे सामने तो आपको हीरो बनने का सिर्फ 5 से 6 महीने का टाइम रहेगा, लेकिन लाइफ में हीरो बनिए, ठीक है। मेरे सामने हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप चीट करके आंसर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप चीट करके आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। मैंने यही क्वेश्चन आपको दे दिया, आप क्या करेंगे, इसको ऐड करना शुरू करेंगे, और जब इतना तक आप पहुंचेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर ही देंगे, और नहीं भी करेंगे तो अभी तो सिर्फ एडिशन पे मैंने दिया है, इसके साथ मैं 10 तरीके का सब्सट्रैक्शन भी लगा दूँ ना, -43 -34 -61 -16, ऐसे ऐसे और भी मैं इसको बढ़ा दूँ, तो आप वहीं पे फिर छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। करते भी हैं तो बहुत टाइम लगेगा। अब हमें यही सब चीज़ को सीखना होता है कि एग्जाम में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एग्जाम में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। अच्छा, इस बार सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर हुआ था, आप लोग कभी एनालिसिस किए हैं, मतलब कभी कहीं पे यूट्यूब वगैरह पे सुने हैं कि बहुत टफ पेपर आया था, सुने हैं कि सर इस बार का जो पेपर था वो बहुत टफ था? नहीं, किसी ने नहीं देखा था, ओके, कोई बात नहीं। इस बार भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आए थे, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे ना, जिसको हम 25 टू 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते थे, और ये स्थिति था बच्चों का कि जिनका जीएस क्लियर हो गया बट सीसेट नहीं क्लियर हो पाया, जस्ट बिकॉज कि उन्हें पेपर बहुत टफ लगा।
उन्हें पेपर बहुत टफ लगा था, इस कारण से वो क्लियर करने में सक्षम रहे थे। तो अभी तो आपको मैं ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, धीरे धीरे क्लासेस होंगी तो मैं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ अभी आपको 1 बाय 1 सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ कि हम लोग सब चीज़ों को कवर कैसे करेंगे। अब ये देखिए, नंबर सिस्टम आप चाहे एनटी का पेपर दीजिए, आप सुपरवाइजर का पेपर दीजिए, या फिर आप फॉरेस्टर का पेपर दीजिए, नंबर सिस्टम हर जगह कॉमन है। तो अभी जो हम लोग करेंगे ना, अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ सुपरवाइजर का पेपर देंगे, आप फॉरेस्टर का पेपर नहीं देंगे, या आप एनटी का पेपर नहीं देंगे। चलिए 2-4 स्टूडेंट का मान लेते हैं, क्या हर बच्चे ऐसे ही होंगे कि सिर्फ एक ही एग्जाम भरेंगे? तो वो फॉरेस्टर नहीं भरेंगे, वो सुपरवाइजर नहीं भरेंगे। अभी एक सब इंस्पेक्टर का भी अभी रिलीज होने वाला है जेएंडके के लिए, आप लोगों को पता है ना? सब इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी अभी जल्द रिलीज होने वाला है। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप वहाँ पे सुपरवाइजर का बैच आप अलग से लें, उसके बाद फिर आप एनटी का बैच अलग से लें, उसके बाद फिर आप फॉरेस्टर का बैच अलग से लें, फिर आप जो अभी सब इंस्पेक्टर का आएगा वो भी बैच अलग से लें, और 1-2 साल तक आप तैयारी ही करते रह जाएँ। नहीं, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं है। जो भी कॉमन सिलेबस है ना, हम उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट सिलेबस है, जो फॉरेस्टर में ही पूछा जाएगा, हम उसको फॉरेस्टर के बैच में स्पेशली उसको अलग से कवर करेंगे। जो एनटी में पूछा जाएगा, हम उसको एनटी में कवर करेंगे, और जो सुपरवाइजर में पूछा जाएगा, हम उसको सुपरवाइजर में कवर करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में जो तीनों में जो कॉमन सिलेबस है ना, हम उसको लेके चलेंगे। अभी जैसे मैथ्स का बात करें तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम को लेके चलेंगे, उसके बाद परसेंटेज को लेके चलेंगे, जो हर जगह कॉमन है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे, और मैं एक और चीज का गारंटी दे दूं, चाहे इस देश का किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन होगा, आई कैन गारंटी कि वो क्वेश्चन सर प्लीज थोड़ा जोर से। समझ नहीं आ रही है? सर सिलेबस हमने अच्छे से देख लिया है, कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें? क्वेश्चन स्टार्ट करें, करते हैं, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को अभी क्वेश्चन ही दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन कैसे करिएगा, पहले कॉन्सेप्ट तो सीखिएगा तब तो क्वेश्चन करिएगा। पहले समझ तो लीजिए कि करना कैसे है, ठीक है? सर पहले कंसेप्ट क्लियर करो सर हमारा, किस चीज का? सारा फिर सिलेबस का सर। मैं वही तो बता रहा हूँ। बिल्कुल सर। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट डे से आपका जो अप्रोच होता है, आप गलत अप्रोच पे जाएंगे तो यही होगा। मैं भी क्लास स्टार्ट करूँ और मैं चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये टॉपिक आएगा, इस पे ये क्वेश्चन इस तरीके से होंगे, कर लीजिए, करते रहिएगा। आपको पता ही नहीं होगा कि आपको उस पे कितना पढ़ना है, उसके लिए कितना चीज़ कवर करना है, ठीक है? थोड़ा देर पेशेंस बना के रखिए ना, क्या दिक्कत है? अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं आप लोगों को समझा क्यों रहा होता, ये भी तो समझिए, ठीक है? अब जैसे हम बात करें परसेंटेज का, तो आप लोग जो परसेंटेज निकालते हैं ना, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताइए, एग्जाम में आ गया परसेंटेज निकालना, ठीक है? अब आपसे क्वेश्चन में पूछा 6.25% ऑफ 64 इज इक्वल टू व्हाट? बताइए। तो ये बोल रहे हैं सर क्वेश्चन कराइए, आपके सामने है क्वेश्चन, बताइए तो क्या होगा आंसर? 16। मुझे 2 का आंसर चाहिए, एक 3.125% 96, बताइए मुझे आंसर। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे इतने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है? शायद वैसे बच्चे भी तो होंगे ना, मैं तो गलत कर रहा हूँ लोगों के साथ। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने Yes sir, yes sir. यस सर बहुत सारे सर अरे हैं उनके जिनका बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया है, अभी बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, बिल्कुल सर। और मैथ्स का कुछ नहीं आता है, ना मल्टीप्लिकेशन, ना एडिशन, ना डिवीजन, ना सब्ट्रैक्शन। ऐसा लगता है कि सर कैसे होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होंगे, बिल्कुल सर। है ना? तो कोई बात नहीं, बट मुझे सिर्फ एक चीज का प्रॉमिस करिए, जो मैं क्लास में स्टार्टिंग का जो 5 से 6 क्लास जो मैं कराऊंगा, उस क्लास में आप लोगों को डबल मेहनत करना होगा घर पे। अगर आप इतना कर लेते हैं
तो नेक्स्ट 10 डेज में आप उन बच्चों के लाइन में आ जाएंगे जो बच्चे ग्रेजुएशन में मैथ किए हैं। सिर्फ 5 to 6 डेज। आपका जो बेसिक न्यूमेरेसी होगा ना, जो बेसिक अर्थमेटिक होगा, जैसे अब बहुत सारे बच्चों को मैं ये पूछ दूं तो जो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। निकालिए ना इस क्वेश्चन का आंसर, निकालते रहिए। अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया। बहुत ऐसे बच्चे भी तो होंगे ना जो मैथ्स ग्रेजुएशन मैथ्स से किए होंगे। हाँ, कैसे करना, और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें सिर्फ 2 से 3 सेकंड में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा। कोई बच्चे जो मैथ्स वाले हैं वो भी समझ लेंगे और जो मैथ्स वाले नहीं है वो भी समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मैं दोबारा से सिलेबस पे आऊंगा। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पर 100 क्या होता है? पर 100 आउट ऑफ 100। आउट ऑफ 100। Yes, sir. आउट ऑफ 100 परसेंटेज। तो 1% क्या है? 1%। 2% क्या है? 3% क्या है? और आउट ऑफ 100 है क्या? ये ना बचपन में हम लोगों को रटा दिया जाता है, हम लोग रट लेते हैं और हम लोग वही काम करते रहते हैं। जैसे अगर मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 500 और मैं बोलता हूँ कि 500 का 5% मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर 5% आप 500 का पूछ रहे हैं, मतलब 5% ऑफ 500 ऐसे लिखे। उसके बाद आप बोलेंगे सर 5/100 इंटू 500 ऐसे लिखे, और आप बोलेंगे सर 2 जीरो यहाँ से काट दिया और 5 इंटू 5 25 आंसर। यही करेंगे, बट ऐसे नहीं करना है। ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी भी बता रहे हैं कि परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। जो मैथ्स के बच्चे हैं, जो नहीं है कोई बात नहीं, परसेंटेज तो सबके लिए कॉमन है ना। हम मैथ्स के बच्चे हो या ना हो, हम लाइफ में हर दिन प्रैक्टिकली मैथ्स कर रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे ऐसे कितने बच्चे हैं जो कभी फल लेने, कभी सब्जी लेने जाते ही होंगे? मैथ्स के बच्चे तो आप नहीं है ना, मैथ्स नहीं पढ़े है ना। बहुत आर्ट्स के बच्चे भी होंगे, कभी जाते होंगे ना सब्जी लेने, फल लेने, ऐसे करते होंगे। कभी भी ऐसा हुआ है कि फल वाला या सब्जी वालों को 20 रुपए ज्यादा दे के आ गया है? नहीं, उस समय कभी गलत नहीं होता है, कभी गलत नहीं होता है। बट हमारा जो माइंड में क्या होता है ना कि मैथ्स कर रहे हैं तो गलत होता ही होता है। देखिए परसेंटेज का मैं आप लोगों को मतलब समझाता हूँ। जैसे 500 का मैंने आपसे पूछा ना 5% क्या होगा। अभी देखिए, परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा वैल्यू है ना उसको हम 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो 500 को अगर आप 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा तो जो ईच इक्वल पार्ट, हर इक्वल पार्ट जो होगा ना वो अपने आप में 1% होगा, ईच 1%। मैंने क्या बोला, किसी भी वैल्यू को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अगर 500 है, 500 को हमें 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम कैसे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे ना, तो 5 आ गया ना, 5। तो ये जो 5 है ना, कहने कि किसी भी नंबर को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए तो जो हर इक्वल पार्ट है ना वो आपस में 1% हो जाता है। तो ये 5 आपका 1% है। अगर 5 मेरा 1% है तो हमें 5% निकालना है ना, मतलब इसका 5 गुना, तो बोलिए 25। अगर हमें 3% निकालना है ना तो इसका 3 गुना, बोलिए 15। अगर हमें 25% निकालना है ना तो बोलिए इसका 25 गुना, मतलब 125। लेकिन 25% हम ऐसे नहीं निकालेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ परसेंटेज का मतलब सिखा रहा हूँ। सबको यहाँ पे पिज्जा अच्छा लगता है, सब कोई पिज्जा खाते हैं, ठीक है, सबको अच्छा लगता है, सब कोई खाते हैं। आज मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया आपके लिए, ठीक है। मैंने आज आपके लिए
आज आपके लिए मैंने एक पिज्जा ऑर्डर किया, रात तक सबके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसको आप बोलिए, मैंने आपसे पूछा कि आपने पिज्जा खा लिया, तो आपने बोला हाँ सर मैंने खा लिया। मैंने पूछा कितना, तो आपने बोला पूरा, मतलब कंप्लीट, पूरा खा लिया। पूरा का मतलब आपने एक कंप्लीट पिज्जा खाया। पूरा का मतलब आपने एक कंप्लीट पिज्जा खाया है ना, एक। तो मैंने पूछा कि मतलब आपने 100% पिज्जा खा लिया, थोड़ा भी किसी को नहीं दिया, तो आपने बोला नहीं, मतलब एक का मतलब 100%, 100% का मतलब कंप्लीट। और इसी को अगर हम परसेंटेज ना बोल के अगर फ्रैक्शन में बोलेंगे तो हम उसको बोलेंगे 1। 1 का मतलब होता है कंप्लीट। फिर मैंने आपसे पूछा, तो कोई अच्छा बच्चा था, उसने मुझे बोला कि सर शेयरिंग इज केयरिंग। मेरा एक और फ्रेंड भी था, तो हम दोनों आधा आधा पिज्जा खाए। आधा मतलब कंप्लीट का आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो आपने कितना खाया, हाफ। तो मैंने पूछा कि अच्छा आपने कितना खाया, तो आपने बोला कि सर हम पिज्जा का सिर्फ 50% खाए। कितना खाए, 50% खाए। मतलब ये जो कंप्लीट पिज्जा था इसको आपने क्या किया, हाफ कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, हाफ कर दिया। तो आप अभी तक जो रटते थे ना 1/2 का मतलब 50% है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। फिर दो और दोस्त पहुंच जाता है, तो अब शेयरिंग इज केयरिंग, आपको शेयर तो करना है। तो आप दोनों दोस्त के पास एक एक पिज्जा था, आपने क्या किया कि उस आधा आधा पिज्जा था उसका भी आपने हाफ हाफ पार्ट कर दिया। तो इस हाफ का भी आपने हाफ कर दिया, मतलब 1/4। तो मतलब 100 का हाफ किया 50, 50 का हाफ किया तो 25%। सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। आ रहा है ना। तो कल को अगर मैंने आपसे पूछा 25% ऑफ 96 बताइए, तो कभी मत बोलिएगा कि सर हम ऐसे कर दे 25/100 इंटू 96, कैंसिल करते रहिएगा टाइम लग जाएगा। नहीं, आप मुझे ये बोलिए कि सर आपने पिज्जा वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो 25% का मतलब तो 1/4 होता है। तो हम चाहे यहाँ पे 25% बोले या इसको 1/4 बोले, एक ही बात है। अब 1/4 का मतलब 4 से डिवाइड नहीं करना है। किसी भी नंबर को 4 से 2 से सबसे डिवाइड नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, नंबर का आधा कर देते हैं। क्या करते हैं, नंबर का आधा कर देते हैं। जैसे 96 का आधा क्या होगा, 96 का आधा क्या होगा, 48। 48। क्या टफ है? यस। 48 का आधा कितना होगा, 24। 24। अब देखिए अगर किसी बच्चों को आधा करने में डिफरेंस आ रही, दिक्कत आ रही है ना, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। 96 है ना, कोई भी नंबर है उसको आधा करना है, जो नंबर बोलिएगा मैं आधा करके बताऊंगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए ना, एक 90 और एक 6। 90 का आधा कितना होगा, 45। 6 का आधा कितना होगा, 3। 45 + 3 48। 48। 48 का आधा करना है, सर टफ लग रहा है। 40 का आधा तो सब जानते हैं, 20। 8 का आधा 4, 20 + 4 24। एग्जाम में ना अपने ब्रेन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सब मेथड नहीं अप्लाई करिए। 25/100 इंटू 96 लिखा, अब इसको काट रहे हैं 4 से, इसको काट रहे हैं 4 से, 2 से, 50, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बस थोड़ा छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैं डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज हम लोग पढ़ेंगे ना ये सब चीज़, तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 2-3 क्लास कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को बस छोटा-छोटा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनके मन में भी वो जो डर रहेगा ना, वो डर खत्म हो जाए। अभी जैसे मैंने ऊपर एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ये 6.25%। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत टफ है, कैसे सॉल्व करें? तो अभी देखिए ना, पिज़्ज़ा के माध्यम से हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप लोग 4 दोस्त थे ना अभी, और चारों ने पिज़्ज़ा डिवाइड कर रखा था। तो एक स्लाइस आपने लिया, एक दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने। अब आपके पास 4 और दोस्त आ जाते हैं, तो क्या आप उनको मना कर देंगे कि नहीं खिलाएंगे? हो सकता है प्रैक्टिकली आप मना कर दें कि नहीं खिलाएंगे, लेकिन थ्योरेटिकली क्या करेंगे?
आप अच्छे बनने के लिए मुझे बताएंगे कि नहीं सर हम सब ने ना अपना अपना हाफ ऑफ पार्ट कर दिया, तो आपके पास तो पहले से 1/4 था, इसका भी आपने आधा कर दिया मतलब 1/8 कर दिया, तो इस 25 का भी आपने आधा कर दिया, तो 25 का आधा मतलब 12.5%। 25 का आधा कितना होता है? 12.5%. 12.5% होता है ना? Yes, sir. यस, 12.5%। अब आप सबके पास 1/8 था, 1/8 था। सब सोच रहे होंगे सर कितना टुकड़ा कराएंगे पिज्जा का, ये मैंने एकदम फार्म पिज्जा आप लोगों को शेयर किया है, ठीक है, बहुत बड़ा सा पिज्जा है, एक तो खाना मुश्किल है, ठीक है। अब 1/8 था आप सबके पास 1/8 था, 8 और दोस्त पहुंच जा रहा है, क्या करेंगे? तो फिर अपना जो रहेगा उसमें से सब आधा आधा करेंगे, तो 1/8 का आधा कितना होगा? 1/16। 1/16. तो 12.5 का आधा कितना होगा? अब इसको हाफ करना टफ है ना, तो 12 का आधा 6 और 50 पैसे का आधा 25 पैसे 6.25%। तो अभी मैंने आप लोगों से क्या पूछा था? 6.25% ऑफ पूछा था ना, कुछ 6.25% ऑफ 96 पूछा था ना, तो अब 6.25% की जगह पे हम 1/16 लिख सकते हैं। 16 इंटू 96, 16 से 6 टाइम्स में कैंसिल, आंसर 6 आ गया था। मैंने 64 पूछा था क्या, तो 1/16 इंटू 64 कर दीजिए, 4 आ गया आंसर, ठीक है। अभी इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, और जैसे आप लोग को छोटा छोटा सा मैं चीज़ और भी एक दो चीज़ बता दूँ, जैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब कुछ सीखेंगे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि सर एक्चुअली में क्या हम लोग डिवीजन सीखने आएंगे क्लास में, आप ये भी सिखाएंगे, तो मैं बिल्कुल सिखाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 सेकंड में बताइए 99 इंटू 98 का स्क्वायर कितना, मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 102 इंटू 103 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो क्या हम लोग ये सब भी सीखेंगे? अब आप बोलेंगे सर जैसे 25 इंटू 3 ये तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है, लेकिन जो बड़ा वैल्यू आ जाता है क्या आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कितना टाइम लगेगा इन सबको करने में? 2 से 3 सेकंड। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने इसके पहले मैथ्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो मैं क्लास में पढ़ाऊँ ना उसको बस घर पे 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिए। कैसे करेंगे इन सब क्वेश्चंस को, एक बताऊं, एक कोई सा भी? कोई सा भी एक बताएं क्या? Yes, sir. 102 इंटू 103 क्या होगा आंसर? 205। 205। हाँ, मैं मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा हूँ, एडिशन नहीं पूछ रहा हूँ। क्या होगा आंसर? मल्टीप्लाई करके बताइए तो क्या होगा आंसर? 10506 10506। वंडरफुल, 10506। अगर हम ऐसे ही लिख दें 106 और 108, तो ये तो क्या होगा? आप बोलिए सर, आप लिख दीजिए ना, तो मैं लिख दिया आंसर, लिख दिया मैंने आंसर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, यही आएगा। आ रहा है? Yes, sir. नहीं आ रहा है. आ रहा है, बट मैंने लिख दिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मैंने लिख दिया था। कैसे लिखे थे इन सब को? क्या मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन रटा हुआ है? नहीं, इतना मेरा पागल दिमाग नहीं है कि मैं कैलकुलेशन रटूं। कुछ रटना हो तो मैं कुछ अच्छा चीज रटूंगा, कैलकुलेशन क्यों रटूं? कैलकुलेशन तो समझने का होता है। कैसे लिखा मैंने, क्या किया? देखिए 100 से, अभी हम वो नंबर लिख रहे हैं जो 100 से बड़ा है, जैसे 104 और 106 हमने ले लिया, ठीक है। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 तो यहाँ पे लिख लीजिए +4। अभी तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाद में माइंड में सब कुछ कर लीजिएगा। ये 100 से कितना ज्यादा है? 6. यहाँ लिख दीजिए +6, ठीक है। ये सब Yes, मन में sir. कर लिया। इसके बाद अब क्या करना है? हम्म। क्रॉस में 104 में 6 ऐड करिए या 106 में 4 ऐड करिए, एक ही बात है।
104 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा? 110 110 और 100 का बेस है तो 2 जीरो लगा देंगे, प्लस क्या ऐड करते हैं तो 6 और 4 ये जो दोनों नंबर है ना इसका मल्टीप्लिकेशन 24। अब हमने क्या लिख दिया 1102। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना 102 और 103, तो मैंने क्या किया मन में 102 में 3 ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 105 और 3 इंटू 2 6। तो सिर्फ 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल जीरो में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो ये 06 आएगा। जैसे इसको लिखिए ऐसे 102 और 103 है ना, इसको ये कितना ज्यादा है 100 से 2 तो यहाँ पे लिख दिया 2, ये कितना ज्यादा है 3। अब 102 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया 10500। 105 तो लिखे और डबल जीरो हमेशा देते हैं क्योंकि 100 का बेस है। अब 3 इंटू 2 क्या होगा 6, तो इसमें 6 ऐड करना है। जब आप 6 ऐड करेंगे 10500 में तो आप लिखेंगे ना 10506। अब आप लोग बताइए मुझे 107 और 103 जल्दी से बताइए। 10001। अरे थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, 10000 क्या बोल दिया? तो 10021 अरे नहीं 210 101021 1111021 अरे नहीं 101021 सर। सब गलत बता रहे हैं, सब इतना नहीं। ज्यादा कहाँ जीरो आ रहा है आप लोग? 210 सर 11021 11021 यस। ये किसने बताया था? लास्ट वाला बच्चा जो बताया ना 11021 ये करेक्ट है। क्या कर रहे हैं आप लोग, गलत कैसे कर रहे हैं? 107 और 103 है ना, कितना ज्यादा है 7, कितना ज्यादा है 3। 107 में 3 ऐड किया तो कितना लिखे 110, डबल जीरो तो लिखना ही है। अब 7 इंटू 3 21 ऐड करना है, तो 21 ऐड कर दिया तो 11021 आया ना। 11021 या अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मुझे बताइए 108 103 बताइए तो क्या होगा आंसर? 100 plus 8 100 plus 3 हाँ बोल के नहीं, 11124 एक बच्चे ने 11124 बताया। 11124 सर। 1124 11124 क्या 11124 के अलावा किसी का आंसर आ रहा है? 11124 के अलावा भी किसी का आंसर आ रहा है? अच्छा सबका 11124 आ रहा है? जी सर। सर 11124 देखो तो 111 बोल रहे हैं 11124 जी सर 11124 आ रहा है मेरा। आ रहा है। अच्छा यहाँ पे कितने बच्चों का 11124 आ रहा है जो मैथ्स 10th के बाद नहीं पढ़े थे? जी सर मैं नहीं पढ़ी थी। तो टफ है? सर मैं +2 के बाद नहीं पढ़ा था सर। टफ है क्या? नहीं नहीं लगेगा ना टफ? जो नहीं देखिए जो मैथ्स होता है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ना, वो मैथ्स नहीं होता, उसको बोलते हैं QA, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सीखना है। एप्टीट्यूड मतलब आपका माइंड कैसे वर्क करता है, ठीक है? तो दिमाग से आज से ये सब चीज निकाल दीजिए कि सर जब परसेंटेज पढ़ाने आएंगे ना फिर से समझाएं। क्या समझाएं? ये वाला यही पार्ट। यस सर ये प्लीज समझाएं। चलिए मैं फिर से समझाता हूँ। ये 100 से कितना ज्यादा है? +8 तो यहाँ पे लिखिए +8। ये 100 से कितना ज्यादा है? 3 तो लिखिए +3। अब मैंने क्या बोला कि इसमें इसको ऐड करिए, इसमें इसको ऐड करिए, एक ही बात है। यस सर 111 तो 108 में 3 ऐड किया तो कितना लिखा 111। यस सर और इसके बाद 2 जीरो तो हमेशा देते हैं क्योंकि 100 का बेस है। इसके बाद क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं? 8 और 3 इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 24 24। 8 3 24 अब इसको ऐड कर दीजिए तो 1111024
जीरो कहाँ से आ रहा है? नहीं नहीं सर, सॉरी सर। ये नहीं ट्रिपल वन। यस सर, ठीक है, यस सर। थैंक यू सर। अभी जैसे मैंने आपको इसके पीछे जो क्वेश्चन दिया था ना, एक बड़ा सा जो एडिशन दिया था, एक जो मैंने ऐसे लिख दिया था कि इस एडिशन को सॉल्व करिए। हाँ, ये जानते हैं इसको कितने देर में सॉल्व किया जा सकता है? 2 से 3 सेकंड। इतना बड़ा एडिशन देख के सॉल्व किया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल। इसके लिए आपको 6 to 7 डेज का ना जो बेसिक न्यूमेरिसी का जो क्लास होगा ना, वो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। एक एक दिन का क्लास पिछले दिन के क्लास से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अभी मैं कॉन्सेप्ट पूछ गया था, आप लोगों को पढ़ाने लगा था, बट आज की क्लास थोड़ा सा आप लोगों को समझाना था, सिलेबस रहेगा, तो मैं आता हूँ। ऐसे समझाने बैठूंगा तो पूरा रात कम पड़ेगा समझाने के लिए। और मैं बहुत ही फ्रेंडली किस्म का टीचर हूँ। आप पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगा, बदतमीजी करेंगे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं तो आप सर, जितना ऐसा नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा ना कि सर से डाउट कैसे पूछने हैं, गुस्सा करेंगे, तो आप मेरे से 50 बार भी डाउट पूछिएगा ना, तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। थैंक यू सर। 50 टाइम्स भी आपका डाउट रहेगा, मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा। मैं बहुत ही फ्रेंडली किस्म का टीचर हूँ। आपको पढ़ना है ना, तो मैं आपका सिलेक्शन करवा के दम लूंगा। तो आई होप सो। मुझे क्योंकि पढ़ाना, क्योंकि मैंने खुद बहुत ही रेपुटेड जॉब में छोड़ के इस प्रोफेशन में आया हूँ, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं इसीलिए इस प्रोफेशन में आया हूँ। और आपको पता नहीं है कि मैं आपके यहाँ पे तो क्लासेस लेता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया हर जगह क्लासेस लेता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के इंस्टीट्यूट का मैं खुद एकेडमिक हेड हूँ और मैं दिल्ली से वो सब कुछ मैनेज करता हूँ, ऑल द क्लासेस। बालाजी करियर फाउंडेशन, आप जाके वेबसाइट उसका सर्च कर सकते हैं, अनुरोध अंकित, आपको वहाँ पे उनका एकेडमिक हेड दिखता है, दैट इज मी ओनली। तो मुझे क्योंकि पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं एक-एक स्टूडेंट का सिलेक्शन कराना चाहता हूँ, अगर वो सपोर्ट करे तो। तो बस मुझे आप लोगों को बस वही सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग क्लास में जो भी मैं पढ़ा दूँ, 10 बार डाउट ज़रूर पूछिए, लेकिन ये नहीं करिए कि सर आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, टालिएगा नहीं। यस सर। ठीक है ना? इसके बाद ये ओके आता है सर। आपका जनरल साइंस का पार्ट आता है। ये सब छोटा-छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत टफ टॉपिक नहीं है। इसके बाद रीज़निंग मैं ही आपको कराऊँगा और ये रीज़निंग और मैथ्स, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि 10 आउट ऑफ 10 आप लेके ही आएँगे और जितना मैं कराऊँगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है? कंप्यूटर बहुत छोटा सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक है? अब आते हैं स्पेशलाइज़ेशन, सबसे इम्पोर्टेंट सुपरवाइज़र के लिए यही है, स्पेशलाइज़ेशन। और अगर ये देखेंगे आप, तो ये बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना, ये सोशल इश्यूज के जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी में, सोशल इश्यूज के, सोसाइटी के जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। वो सारे टॉपिक्स को क्या किया इन्होंने ना, ब्रेक कर दिया है। एक एक टॉपिक इन्होंने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है। तो सोशल इश्यूज और सोसाइटी के जितना भी यूपीएससी का सिलेबस है, मतलब यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, उसको इन्होंने क्या किया है, तोड़ दिया है, छोटे से टॉपिक्स में तोड़ दिया है और इसको स्पेशलाइजेशन अलग से 60 मार्क्स का। सॉरी सर, हाँ, एक बात, ये क्लास कब तक चलेगी? ये क्लास तो लगभग आपका 3 to 4 मंथ। अच्छा अभी नहीं सर, अरे हाँ यस इट सर, इज अभी की अबाउट बात। इट इज अबाउट टू एंड। मैं दो, क्योंकि क्लास तो 8:45 पे एंड होना था, मैं अभी बस 2 मिनट में एंड कर रहा हूँ। ओके सर। मैं बस आपको ये बता देता हूँ, ये जो स्पेशलाइजेशन वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक मैं ही आपको कवर कराऊंगा चलो टोटल। सर, थैंक यू। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप पढ़ाएंगे। हाँ, ये टोटल यूनिट 1 to 6 मैं आपको अभी डिटेल में मैं आपको सब कुछ बताता, लेकिन 1 घंटे में सब कुछ को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, आप लोग का जो भी डाउट होगा ना, कल मैं आप लोग का एक और सेशन लगाता हूँ और कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉलिटी भी सिखाऊंगा, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट भी दूंगा। सर ठीक है? क्या आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं इसकी? बताइए क्या टाइमिंग? यस सर, वही मैं बता रही हूँ, वही हाँ, हम बताने की कोशिश सर कर रहे हैं। एक्चुअली हम कश्मीर से हैं, तो हमें यहाँ जल्दी खाना खाना पड़ता है, फिर हाँ, लड़कियों अभी के डिनर बहुत का सारे टाइम काम होता है। होते हैं, उसकी वजह से मैंने क्लास मिस की। अब मैंने लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है और मैं कैसे पढ़ पाऊंगी। ओके। और एक बात सर, और आपका क्लास अगर मिस हो जाएगा तो रिकॉर्डेड बड़ा सेशन हो नुकसान जाएगा। हो जाएगा।
रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलेगा, हाँ, लेकिन लाइव क्लास मिस नहीं करिएगा क्योंकि वो सिर्फ डाउट और ये सब कुछ आप नहीं समझ पाएंगे। सर रिकॉर्डिंग क्लास भी आपकी होती है फिर? हाँ, रिकॉर्डेड क्लास भी नहीं, इसी का रिकॉर्डिंग सेशन आप लोगों को मिलेगा, ऐप पे मिलेगा, बट क्योंकि लाइव क्लास का मजा अलग होता है, रिकॉर्डेड का मजा नहीं आएगा। हाँ, वो बात सही है। जी सर। तो आप बताइए क्या टाइमिंग फिर, एक तो आपका टाइमिंग वो सूट, एक तो 6 to 7 की टाइमिंग है ना? यस सर, फर्स्ट एक क्लास। मॉर्निंग की टाइमिंग है, मॉर्निंग ऑलरेडी मैं अभी सर मॉर्निंग में आप इसकी टाइमिंग रखें मैथमेटिक्स की। अरे मॉर्निंग नहीं सर, मॉर्निंग में कैसे नहीं possible मॉर्निंग है? नहीं सर, मॉर्निंग नहीं सर, इवनिंग इज बेटर सर, इवनिंग देखिए आप। मेरी बात तो सुनिए पहले। सर हम जॉब करते हैं, फिर 4 मॉर्निंग में फ्रेश बजे माइंड होता है तो मैथ बहुत अच्छे से समझ में हाँ, आती है। अरे मेरी तो बात फ्रेश माइंड सुनिए, होता है, मॉर्निंग में फ्रेश मैं माइंड एक होता जगह है। क्लास नहीं लेता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट जगह पे क्लास ले रहा हूँ, मेरी बैच ऑलरेडी मॉर्निंग में चल रही है, तो मैं नहीं ले सकता मॉर्निंग में क्लास। मेरा सर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है फिर भी। मैं वही बता रहा हूँ, जो मेरे पास सर टाइम मॉर्निंग होगा। पॉसिबल नहीं, हम सारे ही जॉब करते हैं ऑलमोस्ट। तो अरे कोई बात नहीं, मेरे पास जो टाइम होगा मैं उसी टाइम पे कर सकता हूँ ना, आप लोग को मैनेज Thank you. करना देखिए होगा। सर, ये सारे जॉब कर रहे हैं, हम अभी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये पढ़ रहे हैं। चाहे कोई प्राइवेट वगैरह कुछ तो कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन टाइमिंग का चलो इशू है ना। अच्छी बात है, अच्छी 6 बात months है, आप अच्छे बैठना से नहीं पढ़ाई चाहिए। करिए। अरे और टाइमिंग तो ठीक है ही। टाइमिंग में आप लोग को क्या इशू है बताइए तो मुझे। नहीं एक्चुअली सर, अभी एक सिस्टर ने कहा हम कश्मीर से है तो अभी डिनर का टाइम होता है, बस दैट्स ऑल, और कोई इशू ही नहीं था इसके बगैर। ठीक है, तो मैं आपका ये टाइम ठीक है। 8:45 सर 6 पे नहीं रख सकते आप सर, 6 to 7? 6 to 7 तो क्लास होगी, अब देखता हूँ। सर ऑलरेडी हमारी सर क्लास हमें ऑलरेडी 6 to 7 वाली में भी इशू है। नहीं अब देखिए इतना तो मैं तो उनकी जब मैम को पहले बोला था कि इसमें कोई इशू नहीं है हमें, लेकिन जो 6 to 7 वाली है, मेरा ऑफिस टाइम जो ऑफ होता है वो 5:30 है, तो फिर घर पहुंचते पहुंचते 6:30 हो जाते हैं, गाड़ी में तो पढ़ा नहीं जाता। देखिए एक क्लास जो होगी आपकी, अब देखिए और आप सर लोग ये तो ठीक है, 6 to 7 वाली एडजस्ट कर दें, 6:30 हो जाए ना, जो 6:30 to 7:30। वो मैम ने बोला हो जाएगा 6:30। 6:30 to 7:30 ठीक है सर। ठीक है 6:30 to 7:30 रहेगी। फिर एक सर क्लास आपकी, सर हाँ, बोलिए। सर फॉरेस्टर का जो सर सिलेबस है ना सर, साइंस का सर, उसका कुछ बताइए, उन्होंने वो क्लियर नहीं किया है, उसका बताइए सर कुछ आप सर, उसका वो उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने वो बोला है कि आपका साइंस होगा उसमें बेसिक्स 12th बेसिक्स होगा, वो आप क्लियर करें सर, उसमें क्या मसला है। हाँ अभी आप लोगों का टाइम हो गया है और मेरा भी अभी 9 जी। बजे से दूसरा क्लास है, तो अभी मैं जी कह सर। सकता हूँ, तो मैं ओके सर। कल एक और हम लोग सेशन लेंगे और जो भी चीज होगा हम लोग उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, और थैंक यू सर। अभी मैं देखता हूँ हिस्ट्री वाले सर भी अभी आपकी क्लास का भी शेड्यूल है, तो अभी मैं उनसे बात करता सर ये हूँ। टाइम ठीक है सर। हाँ सॉरी, थैंक यू सर। तो चलिए मैं कल एक बार फिर से क्लास को कंटिन्यू करता हूँ और आप लोग कल इसी टाइम पे जुड़िएगा 7:45 पे मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू। और टाइम ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल अगर 6:30 पे मैं क्लास लूँ तो 6:30 to 7:30 पे हम लोग क्लास ले सकते हैं, ठीक है। हाँ सर, जी यही सर, कोई ठीक रहेगा, ठीक। बेटर ही तो रहेगा। हाँ 6:30 to 7:30। कल मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, मैं अपना शेड्यूल देख के आप लोगों को inform करूंगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक, आप लोगों का कोई डाउट? मैं आप क्या लोगों आप को ये रिपीट कर सकते हैं जो आपने आज पढ़ा? देखिए वो तो मैं आप लोगों को वो सब हम लोग क्लास में दोबारा से रिपीट करेंगे, आज की क्लास ऑलरेडी 6 to 7 क्लास है सर ज्योग्राफी का। अरे वो मैनेज हो जाएगी, आप परेशान मत होइए ना। देखिए ये मेरा नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप लोग को जो भी डाउट होगा इस पे कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। 78270679। 884। ओके सर, थैंक यू। सर नंबर रिपीट कीजिए अपना। अच्छा स्क्रीनशॉट कर लो। कल ले लीजिएगा नंबर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।